हाय गाइस, वेलकम टू द एआई क्लासेस। आई होप आपकी बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर का जो एग्जाम होने वाला है जून के मंथ में, जो उसकी प्रिपरेशन है आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत लोगों ने ये भी किया होगा कि अपने जितने भी कोर सब्जेक्ट है उसको कवर कर लिया होगा, लाइक दैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, C++, नेटवर्किंग एंड देन आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आपने जब क्वेश्चन पेपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो आप एनालिसिस कर लिए होंगे। ये सारे आपके क्या है, एक कोर सब्जेक्ट है। मीन्स आपको पहले इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। तो बहुत लोगों ने अपने सब्जेक्ट को कवर कर लिया होगा। जिन्होंने कवर कर लिया है वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट या फिर आपके यूट्यूब चैनल से, जहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वहां से आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं, आपने जब आप क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्या होता है जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यदि आप एग्जाम के पहले आप जब बहुत सारे क्वेश्चन जब करे रहेंगे, देन आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा इस ये क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर जगह से किया है। मीन्स जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड थियरी है वो ज्यादा देर तक आपको याद रहता है, क्योंकि आप बार बार वही क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है वो बैठ जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट साइट या फिर कहीं से यूट्यूब चैनल से आप क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैं आपको आज एल्गोरिदम के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसा कि बीपीएससी में जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे लाई हूँ। आज हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, एल्गोरिदम के क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्चिंग एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट। ये आपका क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है। आपने सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि एक आपका होगा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च मीन्स क्या, आप उस जो भी आप एरे में जितने भी एलिमेंट है आपको क्या करना है, लीनियर वे में आपको हर एलिमेंट को सर्च करना है एंड देखना है कि जिस एलिमेंट को आप चाहते हैं वो एलिमेंट किस पर्टिकुलर सेल में या फिर किस पर्टिकुलर इंडेक्स में रखा हुआ है। लीनियर सर्च में प्रॉब्लम कहाँ आती है, लीनियर सर्च में प्रॉब्लम आती है यदि आपकी जो एरे साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, देन आप पर्टिकुलर जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं उसमें उसको सर्च करने में क्या होता है, टाइम जो होती है वो ज्यादा लगता है। इसका टाइम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन लगता है। जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एरे को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, इस पर्टिकुलर एरे को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो टाइमिंग हो जाती है वो क्या होती है, काफी हद तक कम हो जाती है। तो सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम जो सर्चिंग का है वो आपका क्या है, वो है बाइनरी सर्च। इसका आपका बेस्ट केस की जब आप बात करते हैं तो आपकी बेस्ट केस में कांस्टेंट टाइम लगता है, मीन्स ऑर्डर ऑफ वन। यदि वर्स्ट केस की बात करते हैं, वर्स्ट केस में आपकी जो टाइमिंग लगती है वो लगती है लॉग एन। एंड आपकी जो लीनियर सर्च थी, लीनियर सर्च में क्या टाइमिंग ऑर्डर ऑफ एन लगती है। हमारे कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इस बाइनरी सर्च की, लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में क्या क्या होती है। अभी इस टाइम हमारा क्या पूछा गया था कि मीन्स प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी। यदि आपको इनफिक्स दिया हुआ है, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हो गया है, देन उसे प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइमिंग कितना लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में आप क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं आप, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं मीन्स इसका जितना लेंथ होगा, इस स्टैक की जितनी लेंथ होगी उतनी आपकी क्या लगेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी टाइम लगेगी। मीन्स आप इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन आपकी टाइमिंग क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। एल्गोरिदम में बेसिकली आप टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एंड कौन सा एल्गोरिदम फास्ट है एंड किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम हम यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो प्लीज ये वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। जब आप वीडियो देखते हैं तो जब चीजें आपके सामने ज्यादा देर तक होती हैं, आपको वो चीज क्या होती है, रिकॉल होती है। सो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। एंड अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, which of the following searching algorithm is the fastest when the input array is not sorted but uniformly distributed। ये है पर्टिकुलर एरे। अब ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर एरे में जो भी वैल्यू दी गई हो वो क्या है, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड वे में नहीं है। तो आप कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि आप
बोला जाए कि आपका एरे है वो अनऑर्डर है या फिर सॉर्टेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम यूज करेंगे जिससे जो उस सिचुएशन में बेटर हो। तो क्या आप लीनियर सर्च यूज करेंगे यदि आपका एरे सॉर्टेड नहीं है, या फिर जंप, या फिर इंटरपोलेशन, या बाइनरी सर्च, या नन ऑफ दिस। बाइनरी सर्च याद रखिएगा, बाइनरी सर्च जब तब यूज करते हैं जब आपका एरे क्या हो, सॉर्टेड हो, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो वैल्यू है स्टोर है आपके एरे में, तो आप बाइनरी सर्च यूज करते हैं। यदि आपकी जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड नहीं है एरे में, देन आप यूज करते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में यदि आप चाहते हैं 8 चाहते हैं कि 8 एलिमेंट किस पर्टिकुलर सेल में है, देन पहले आप यहाँ फर्स्ट सेल में आएंगे, देन देखेंगे क्या 5 = 8 है, बट नहीं है, देन आप दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, जब आप इस सेल में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो इस पर्टिकुलर सेल में है। तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपका एलिमेंट सॉर्टेड है या फिर अनसॉर्टेड है। तो इस वे में अनसॉर्टेड एलिमेंट पे हम यूज करते हैं लीनियर सर्च, ये अच्छा होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ लीनियर सर्च। बेस्ट केस ऑफ लीनियर सर्च मीन्स व्हाट, ये है आपका एरे। लीनियर सर्च में आप लीनियर वे में क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ये है आपका एलिमेंट। यदि आप चाहते हैं कि हमें फाइंड करना चाहते हैं जो वन एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर है, देन आप क्या करते हैं, सर्च करना स्टार्ट करते हैं। सर्च करना स्टार्ट, फर्स्ट आपका 0 सेल है, 1 सेल, 2 एंड 3 इंडेक्स है। आप 0 इंडेक्स पे जाएंगे, देन आप आप देखेंगे कि क्या 1 यहाँ पे है, जी हाँ 1 यहाँ पे है। तो ये आपका क्या है, बेस्ट केस, कि आपको फर्स्ट सेल में ही आपका जो एलिमेंट है वो मिल गया। देन आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ पे बेस्ट केस में लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है। एंड वर्स्ट केस में क्या होती है, वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ n। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर लीनियर सर्च। इसमें बोला गया है कि यदि आपको ऑर्डर लीनियर सर्च दिया गया है, मीन्स आपका जो एरे है, आप लीनियर सर्च कहाँ पे, एरे में करेंगे, कि एरे में जो एलिमेंट स्टोर है वो क्या है, ऑर्डर्ड है, मीन्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6, 8, 9 ये एलिमेंट है। अब पूछा गया है बेस्ट केस में लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जब आपको ऑर्डर है, बेस्ट केस में यदि आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फर्स्ट सेल में मिल जाता है, देन आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ये होता है आपका बेस्ट केस। एंड वर्स्ट केस में क्या, अगर पूरे एरो को हमें ट्रेवर्स करना हो, देन उस टाइम पे आपको वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है ऑर्डर ऑफ n। तो आपका जो डी है वो क्या है, वो राइट आंसर है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर ए लीनियर सर्च रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो इसमें क्या बोला गया है कि रिकरेंस रिलेशन फॉर ए लीनियर सर्च, आपका जो लीनियर सर्च के लिए रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, ये होता है Tn-1 प्लस ये होता है आपका क्या, ये होता है लीनियर सर्च के लिए। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पे कुछ रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया, रिकर्सिव एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड टावर ऑफ एन आई। एंड यहाँ पे आपका क्या दिया, रिकरेंस रिलेशन दिया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है। बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एरो को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एरो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स क्या, ये है आपका पर्टिकुलर एरे, इसकी लेंथ क्या है, n है। देन हम क्या करते हैं, देन ये इसकी लेंथ यदि n है, देन बाइनरी सर्च में n/2 मीन्स इस एरे को डिवाइड करते हैं। एंड उसमें टाइम कितना, एक कांस्टेंट टाइम लगता है। तो आपका जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, वो ये होगा फोर्थ इज द राइट आंसर। जो आपकी टाइम लगेगी n/2 + 1, Tn/2 + 1, ये आपका है बाइनरी सर्च का रिकरेंस रिलेशन। अब मर्ज सॉर्ट की जब बात करते हैं, मर्ज सॉर्ट पे आपका जो टाइम लगता है वो है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसमें जो टाइमिंग लगती है वो ऑर्डर ऑफ n लगती है। ये आप क्यू का जो राइट आंसर क्या है, 3, ये होगा 3। एंड क्विक सॉर्ट की बात करते हैं, क्विक सॉर्ट में आपका जो टाइमिंग रिकरेंस रिलेशन है, उसका रिकरेंस रिलेशन है फर्स्ट Tn = Tn-k + Tk + Cn। ये आपका क्या है, क्विक सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन है। एंड टावर ऑफ हेनाय, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है टावर ऑफ हेनाय का रिकरेंस रिलेशन, टावर ऑफ हेनाय का रिकरेंस रिलेशन क्या है, दिस इज अ सेकंड 2Tn-1 + 1, ये है टावर ऑफ हेनाय का रिकरेंस रिलेशन। आप एक बार इस रिकरेंस रिलेशन को देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6 1 इज अ बाइनरी सर्च कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग।
जो आपका बाइनरी सर्च है, इनमें से किस एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व होता है या फिर किस एल्गोरिदम हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ए फ्रूट फोर्स टेक्निक, and B is a divide and conquer, C is a greedy, and D is a dynamic, and E is a none of this। जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं, आप बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, आप एरे को डिवाइड करते हैं, इस एरे को डिवाइड करके देन इस सब एरो को क्या करते हैं, कन्क्योर करते हैं, मीन्स एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट कंपेयर करते हैं, इस एरे में जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं, देन कंपेयर करके कन्क्योर करके क्या करते हैं, इस एरे को सॉर्ट करते हैं। तो हम बाइनरी सर्च को डिवाइड एंड कन्क्योर के थ्रू सॉल्व करते हैं। पहले हम अपने एरे को डिवाइड करेंगे, देन उसको कन्क्योर करेंगे, उसके बाद जो हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है एंड ग्रीडी मेथड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी मेथड को क्यों यूज करते हैं, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी मेथड। इनका जो वर्क करने का टेक्निक है वो डिफरेंट है, बट इन दोनों मेथड को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है मीन्स यदि आप किसी पाथ को फॉलो करना चाहते हैं या फिर यदि अपने घर से मान लीजिए ये ए प्लेस पे आपका घर है, यदि आप बी प्लेस पे जाना चाहते हैं तो ए प्लेस एंड बी प्लेस के बीच में जितने भी रूट है उस रूट में से आप फाइंड करेंगे कि मीन्स किसका सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस है। यदि ए से बी आप जाना चाहते हैं तो उस किस पाथ को यूज करके आप जाएंगे जहां पे आपका जो पाथ का लेंथ है एंड ट्रैफिक दोनों ही काफी ज्यादा कम होगा, तो उस पाथ को आप फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड करती है, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी मेथड से आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, फर्स्ट वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू द ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं ताकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। यदि हम प्रॉफिट चाहते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, यदि हम चाहते हैं हमारा जो खर्च है वो यदि हमारा जो खर्चा है वो क्या हो, कम हो, मीन्स हमें ज्यादा कम से कम खर्च करना है एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट पाना है, तो ये होता है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कौन प्रोवाइड करता है, आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड ग्रीडी मेथड क्या होता है, ग्रीडी मेथड भी आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड वन इज द in a dynamic programming we choose at each step but the choice may depend on the solution of the problem। dynamic programming में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ग्राफ, ये है आपका ग्राफ, मान लीजिए हम कुछ कॉस्ट रखते हैं इसका, ये है इसका कॉस्ट, इस पर्टिकुलर ग्राफ का कॉस्ट ये है। आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर नोड पे यदि हम खड़े हैं देन हम हर स्टेप मीन्स फर्स्ट ये आपका जो पर्टिकुलर पाथ है इस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रेवर्स करेंगे एंड देन इस पर्टिकुलर पाथ पे ट्रेवर्स करेंगे, देन फाइंड करेंगे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होगा एंड किस पाथ पे ट्रेवर्स करके हमारी जो कॉस्ट होगी वो काफी ज्यादा कम आएगी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारा ये करता है। एंड सेकंड की बात करते हैं हमारे इन ए ग्रीडी एल्गोरिदम वी मेक द व्हाट एवर चॉइस सीम बेस्ट एट द मोमेंट एंड देन सॉल्व द सब प्रॉब्लम अराइजिंग आफ्टर ए चॉइस इज मेड। ग्रीडी मेथड में हम क्या करेंगे, ग्रीडी मेथड में सारे पाथ को हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स नहीं करेंगे, सारे पाथ को ट्रेवर्स करके ये नहीं देखेंगे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है। ग्रीडी मेथड में यदि आप इस नोड पे आप एट ए टाइम खड़े हैं देन इस पर्टिकुलर एक सिंगल नोड से आप डिसाइड करेंगे कि हमें इस पाथ को फॉलो करना है या फिर सेकंड पाथ को फॉलो करना है। देन हमारा ग्रीडी मेथड क्या देखेगा, कॉस्ट देखेगा, ट्रेवर्स करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, इस पाथ पे ट्रेवर्स करने के लिए इस पाथ से इस नोड से ट्रेवर्स करने के लिए हमें 2 कॉस्ट लगेगा एंड यहाँ पे हमारा 10 लग रहा है। तो ग्रीडी मेथड किस पाथ को यूज करेगा, इस पाथ को यूज करेगा। हमारा ग्रीडी मेथड जो होगा इस फर्स्ट पाथ को क्या करेगा, यूज करेगा फॉर द ट्रेवर्सिंग। तो इससे क्या होता है हमारे ग्रीडी मेथड में एट ए टाइम ही ये क्या ले लेता है, एक हमारा एक डिसीजन ले लेता है कि हमें पर्टिकुलर पाथ पे ट्रेवर्स करना है। ये सारे नोड को क्या करता है, इस सारे नोड को ऑब्जर्व नहीं करता है, इस एक मोमेंट पे जहाँ पे खड़ा है वो वहां पे हमारा कंपेयर कर लेगा कि किस नोड का कॉस्ट कम है, देन वो ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देगा। यदि हमारा जो ग्रीडी मेथड है यदि वो ट्रेवर्स करेगा देन कॉस्ट क्या फाइंड करेगा, 52। यदि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पाथ को फॉलो करेगा एंड देखेगा कॉस्ट सबसे कम किसका है, देन हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन 12 मिलेगा। मिस ग्रीडी मेथड में क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड भी करा सकता है नहीं भी करा सकता है, बट हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही देगा। पहले हमारा क्या था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग था,
देन बाद में हमारा क्या है, हम पहले हमारा ग्रेडी मेथड था, देन हमारा बाद में क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये आपका एक सिंगल सोर्स, जो जिस सोर्स पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेता है, देन ट्रेवल्स करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे पाथ को क्या कर, एनालिसिस नहीं करता है कि किस पाथ को, सारे पाथ को हम एनालिसिस करें एंड देन किस पे ट्रेवल्स करना वो डिसाइड करें। ये हमारा ग्रेडी मेथड नहीं करता, वो हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग करता है। अब आते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड इज क्या, लेस इफिशियंट एज कंपेयर टू द ग्रेडी अप्रोच। ये क्या है, लेस इफिशियंट है ग्रेडी अप्रोच से, क्योंकि क्या करता है, ये सारे पाथ को क्या करेगा, हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, सारे पाथ को एनालिसिस करेगा, इसीलिए थोड़ा लेस इफिशियंट है। एंड ग्रेडी अप्रोच क्या है, एक एट ए टाइम वो डिसीजन ले लेता है हमारा। एंड बी, हमारा जो ग्रेडी मेथड में क्या है, मोस्ट इफिशियंट हैज कंपेयर टू ए ग्रेडी अप्रोच। ये क्या है, ये ज्यादा इफिशियंट है एज कंपेयर टू द ग्रेडी अप्रोच। एंड फोर्थ क्या बात करते हैं, हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग 0-1 नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है उसे हम किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। एंड फ्रैक्शन नैपसैक जो प्रॉब्लम होता है उसे हम ग्रेडी मेथड से सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट, it is a guaranteed that the dynamic programming will generate an optimal solution using the principle of optimality। ये हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी का यूज करके आपको हमेशा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। एंड हमारा ग्रीडी मेथड में क्या है, इन द ग्रीडी मेथड से देयर इज नो सच गारंटी ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, यहाँ पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं दे सकता। हमारा जो ग्रीडी मेथड है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी सकता है एंड नहीं भी दे सकता है। आप एक बार ये जो पर्टिकुलर आपकी जो लाइन दिया होगा है उस पर आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, क्या वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं या ग्रेडी मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन, गिव एन एरे में एलिमेंट ये सारे एंड की क्या है, 100 है। व्हाट आर द फाइंड मिड वैल्यू जनरेट इन फर्स्ट एंड सेकंड इटरेशन। ये आपका पर्टिकुलर ये एरे दिया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, एरे दिया हुआ है। एरे में वैल्यू क्या है, 45, 77, 89, 90, 94, 99 एंड 100। ये आपको क्या दिया, एरे है, एरे में ये सारे वैल्यू हैं और इसमें दिया गया है कि आप मिड वैल्यू फाइंड करिए पहले इटरेशन एंड सेकंड इटरेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में एक जो आपकी मिड वैल्यू होती है वहां से क्या करते हैं, हम अपने जो एरे है उसको डिवाइड करते हैं। तो मिड वैल्यू क्या है इसका, 3 यहाँ पे एंड 3 एलिमेंट, ये आपकी 90 क्या है, 90 हमारी पहली मिड वैल्यू होगी। 90 क्या है, हमारी पहली मिड वैल्यू होगी। आपको क्या दिया हुआ है, 100 दिया गया, मीन्स आपको 100 एलिमेंट कहाँ है आपको फाइंड करना है। पहले एरे जो हमारा डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा 45, 77, 89 एंड सेकेंड एरे हमारा जो डिवाइड होगा वो कैसे डिवाइड होगा, 94, 99, 100। जब आप मिड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो पहले चेक करेंगे जो हमारी की वैल्यू है कहीं वो मिड पे तो नहीं है। देन आप जब चेक करेंगे क्या 90 इक्वल टू 100, बट ये नहीं है। देन जब फिर ये चेक क्या करेगा जो हमारी 100 वैल्यू है क्या वो 90 से लेस है या ग्रेटर है। यदि लेस है तो इस एरे में जाएगा, यदि ग्रेटर है देन इस एरे में जाएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च में हमेशा जो हमारा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सॉर्टेड होता है। तो 100 क्या है, ग्रेटर है, देन वो क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो हमारा एरे डिवाइड हुआ है वहां पे सर्च करेगा। देन यहाँ पे क्या देखेगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। देन हम क्या करते हैं, चलिए हम फाइंड करते हैं हमारा मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ की जो मिड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 99 आएगी। देन हमारा जो 100 वैल्यू है वो चेक करते हैं क्या हमारे मिड वैल्यू, पहले वो कंपेयर करेगा अपने मिड वैल्यू से, क्या वो मिड वैल्यू क्या हमारे जो की दिया हुआ है उसके इक्वल टू है, क्या 99 इक्वल टू 100 है, नहीं है। देन 99 क्या है, लेस देन है, 99 लेस देन है 100 से, मीन्स हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है राइट हैंड साइड में। देन वो राइट हैंड साइड से जब कंपेयर करेगा आपके पास सिर्फ 100 एलिमेंट बचेगा, तो 100 इक्वल टू 100 यहाँ पे आपका जो एलिमेंट होगा वो फाइंड हो जाएगा। देन हमें सर्च करना 100 जो की है वो सर्च करने के प्रोसेस में आपको 2 मिड वैल्यू फाइंड होती है। फर्स्ट वन इज द 90 एंड सेकंड वन इज द 99। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 90 एंड 99। इस वे में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, क्विक सॉर्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंप्लीमेंट ए सॉर्टिंग। जो हमारा क्विक सॉर्ट है किस मेथड को यूज करके अपने एलिमेंट को सॉर्ट करता है, किस मेथड को यूज करता है, वो क्या करता है, पार्टीशन करता है। ये याद रखिएगा, जो क्विक सॉर्ट होता है वो क्या करता है, पार्टीशन करता है। एंड क्विक सॉर्ट की जो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाइवेट वैल्यू होती है। पाइवेट वैल्यू को
पाइवेट वैल्यू को चूज करके उस पर्टिकुलर एरे में अपने जो हमारा एलिमेंट दिया गया है उससे हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। जब आप क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करेंगे, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का यदि आप यूज करेंगे, देन हम वहां पे क्या यूज करते हैं, पाइवेट वैल्यू यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपने एरे को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने हम 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल? इनमें से कौन सा हमारा एल्गोरिथम है जो स्टेबल है? इसमें क्या बोला गया कि इनमें से कौन सा हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है स्टेबल। स्टेबल मीन्स व्हाट? यदि आपके पर्टिकुलर एरे में आपकी वैल्यू है 10 है, मीन्स पहले 10 वैल्यू आई, देन 20 आया, देन उसके बाद हमारा देन 20 आया, देन उसके बाद हमारा क्या है 30 आया, देन 10 आया। तो जब आप ये इस एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद जो एलिमेंट पहले आए, यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे 10 वैल्यू है यहाँ है एंड यहाँ है, तो स्टेबल हमारा क्या कहता है, स्टेबल जो होता है वो ये कहता है कि फर्स्ट 10 मीन्स जो पहला 10 है वो पहले यहाँ पे अकर होगा। पहला जब आप सॉर्ट करेंगे तो पहला 10 हमारा यहाँ पे होगा एंड उसके बाद जो 10 आया होगा वो उसके बाद होगा। मीन्स जो 10 पहले आया है हम उसे पहले अकर करेंगे एंड जो हमारा जो एलिमेंट बाद आया उसको हम बाद में अकर करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यदि सेम वैल्यू, यदि हमारे एलिमेंट में सेम वैल्यू आती है तो सबसे पहले कौन आया है हम उसके अकॉर्डिंग उसे हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, देन उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आई है बाद में जो आई है उसे हम बाद में रखेंगे। ये होता है आपका स्टेबल। मीन्स जिस वे में आपका डेटा आया है हम उस वे में सॉर्टेड करते टाइम रखेंगे। तो ये आपका पहला 10 है एंड देन उसके बाद ये हमारा सेकंड 10 है, देन ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये यहाँ होगा। एंड पहला 20 एंड 20 हमारा सेम है, बट इस लिस्ट में सबसे पहले ये 20 आया है, देन हम यहाँ पे ये 20 रखेंगे। जो बी वाले 20 है इसे हम यहाँ पे यहाँ इंसर्ट करेंगे, देन लास्ट में हम 30। ये आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एरे मिल गया। मीन्स आपकी जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो गई। एंड स्टेबल ये बोलता है जो एलिमेंट, यदि आपका जो एलिमेंट का जो वैल्यू है सेम है तो सबसे पहले जो एलिमेंट आया है उसे हम पहले रखेंगे एंड बाद में जो आया है उसे हम बाद में रखेंगे। ये होता है आपका स्टेबल। इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो स्टेबल है? आपका जो टिम सॉर्ट है वो है स्टेबल। ये है आपका लिस्ट। आप इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा आपका कौन सा स्टेबल है, कौन सा एल्गोरिथम स्टेबल नहीं है। जो आपका बबल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्विक सॉर्ट स्टेबल है कि नहीं? हमारा जो क्विक सॉर्ट होता है वो क्या है, स्टेबल नहीं होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा क्विक सॉर्ट है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। आप सिलेक्शन सॉर्ट को याद कर लीजिएगा। क्विक सॉर्ट एंड ज्यादातर यही पूछता है, क्विक सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया एंड हिप सॉर्ट हो गया, ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। इन तीनों एल्गोरिथम को याद करिएगा। सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हिप सॉर्ट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। अब हम इन प्लेस की बात करते हैं। इन प्लेस मीन्स व्हाट? मीन्स आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड नहीं है। यदि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड नहीं है देन आप वो एल्गोरिथम क्या होता है, इन प्लेस होता है। आपका बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हिप सॉर्ट क्या होता है, इन प्लेस होता है। मीन्स आपको जो मेमोरी दी है उसमें वो अपना काम कर लेगा। बट आपका जो मर्ज सॉर्ट होता है या इसको एक्स्ट्रा स्टोरेज की नीड होती है। तो ये आपका जो मर्ज सॉर्ट है आप इसे याद कर लीजिएगा, वो इन प्लेस नहीं होता है। यहाँ पे आप इन प्लेस में आप सिर्फ मर्ज सॉर्ट को याद करिएगा। एंड जब आप इससे याद करेंगे कि कौन कौन सा एल्गोरिथम है जो स्टेबल नहीं है, कौन कौन सा है हमारा, फर्स्ट वन इज सिलेक्शन सॉर्ट, सेकंड इज ए क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट याद रखिए कि आपका स्टेबल नहीं होता है एंड थर्ड इज ए हिप सॉर्ट। तो आई होप आपको ये याद हो गया हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे, हाउ मेनी पासेस डज इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ? यदि आप को एलिमेंट दिया गया है तो आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके जब उसे सॉर्ट करते हैं देन आपको कितने पास की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कितने पास की जरूरत होती है हमें इंसर्शन सॉर्ट में। तो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, मान लीजिए 23 है, 1 है, 10 है, 52 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2 2 4 5, एन इक्वल टू क्या है 5 है। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या करता है, अपनी एडजेसेंट वैल्यू है उसे कंपेयर करता है। पहले हम 23 यहाँ अपने एडजेसेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, क्या वो 23 लेस देन है 1 के? 23 एलिमेंट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 1 से। देन ये क्या होता है, स्वैप होगा। स्वैप होने के बाद हमारे जो एलिमेंट होगा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, 2 3 क्या हो गया, ये यहाँ पे इस प्लेस में आ गया क्योंकि 23 है वो ग्रेटर है 1 से। देन हमारा जो स्मॉल होगा वो पहले आएगा, 1 2 3 एंड देन उसके बाद 10 एंड 5 एंड देन 2। ये आपका फर्स्ट पास होगा। आपके फर्स्ट पास में क्या वैल्यू आई, 1 23 10 5 2। ये हमारा है 1 जो कि सॉर्टेड है। एंड देन उसके बाद ये 1 कंपेयर करेगा 23 से। क्या हमारा जो 1 है वो
ग्रेटर देन है 23, नहीं। देन उसके बाद 23 कंपेयर करेगा, क्या है 23 है हमारा 10 से बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, यदि छोटा है तो हमारा 10 कहाँ इंसर्ट होगा, इस 23 के प्लेस पे इंसर्ट होगा। देन उस सेकंड पार्ट में हमारी वैल्यू आएगी 1 10 23 5 2, ये है आपका सेकंड पार्ट। एंड देन आता है आपका 1 10 23 5 2। देन हम चेक करते हमारा जो 1 है वो क्या कम है 10 से, जी हाँ कम है। एंड देन हमारा जो 10 है क्या वो कम है हमारे 23 से, कम है। एंड देन आता है हमारा जो 23 है क्या वो कम है 5 से, 5 से क्या है ज्यादा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसे राइट में होना चाहिए। जब हमारा 5 कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। देन उसके बाद हमारा सॉर्ट होने के बाद इस पास में हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 10 5 की 23 की जगह 5 23 एंड 2। ये है आपका क्या है थर्ड पास है। थर्ड पास में आपकी वैल्यू 1 10 5 2 3 एंड 2, ये आपका 3 एलिमेंट क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। उसके बाद फिर देखता है कि हमारा जो 5 है, देन आपका जो 5 होगा यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे होने के बाद जब ये कंपेयर करेगा 10 से, तो ये क्या 10 हमारा क्या है ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, मीन्स 5 हमारे कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। देन आपका जो सॉर्टेड होने के बाद हमारी वैल्यू है 1 5 10, 10 के बाद 23 एंड 2। एंड यहाँ पे फिर देखेंगे जो हमारे 2 है उसका एग्जैक्ट क्या है, पहले यहाँ से कंपेयर कर 23 से कंपेयर करेगा, 23 से भी कम है हमारा 2 एंड 10 से भी कम है, 5 से भी कम है। देन हमारा जो राइट प्लेस है 2 का ये यहाँ पे है। देन हमारे फोर्थ पास में हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 1 2 5 10 23, ये आपकी क्या हो जाती है फाइनल हमारा सॉर्टिंग एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली हम हर एलिमेंट से कंपेयर करते हैं एंड राइट पोजीशन में अपने एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो हमें इस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यदि आपका एलिमेंट 5 है, मीन्स n इक्वल टू 5 है, तो देन कितने पास लगे 1 2 3 4 4 पास लगे, मीन्स n माइनस 1 पास लगेगा। इंसर्शन सॉर्ट में यदि आपके एलिमेंट को सॉर्ट करना है देन आपको n माइनस 1 पास लगेगा। तो बी इज ए राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इंसर्शन सॉर्ट में सिर्फ आप याद कर लीजिएगा कि कितने पास लगेंगे, वो लगेगा आपका n-1। यदि कुछ इससे हाई लेवल के यदि यदि हमारा बीपीएससी क्वेश्चन करता है देन वो पूछेगा पर्टिकुलर आपको एलिमेंट दे देगा, देन वो पूछेगा कि सेकंड पास में थर्ड पास में हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, ये पूछ सकता है। अब आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के रिगार्डिंग में क्या कौन सा चीज करेक्ट है। फर्स्ट वन इज इंसर्शन सॉर्ट क्या स्टेबल है, इट इज अ सॉर्ट इन प्लेस। बी कहता है कि इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल नहीं है बट इन प्लेस है इंसर्शन सॉर्ट। सी क्या है हमारा इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है बट इन प्लेस नहीं है। डी इज इंसर्शन सॉर्ट जो है अनस्टेबल है एंड इन प्लेस नहीं है। तो हमारा जो हमारे इंसर्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली क्या होता है, वो स्टेबल भी होता है और इन प्लेस होता है। इन प्लेस कौन सा नहीं होता है हमारा, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम ऐसा है जो कि इन प्लेस नहीं होता है और सारे जो एल्गोरिदम है सॉर्टिंग के वो इन प्लेस होते हैं। अब आते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज द बेस्ट सुटेड इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, यदि आपका जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है तो आपको उस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे जिससे आपकी जो टाइमिंग है वो काफी ज्यादा कम लगे। यदि आपका एलिमेंट सॉर्टेड है तो हमारा जो एलिमेंट है यदि सॉर्टेड है तो उस टाइम पे आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम यूज करेंगे तो अच्छा होगा। अब आते हैं अपने 13 पे। 13 क्या, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं इस सिलेक्शन सॉर्ट में देखेंगे कि हर केस में बेस्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया एंड आपका वर्स्ट केस हो गया, हर केस में टाइमिंग क्या होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। जो आपकी जो सिलेक्शन सॉर्ट होती है हर केस में आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही टाइम देगा, मीन्स इतना ही टाइम लेगा वो। तो वर्स्ट केस में क्या है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। आप इसे याद कर लीजिएगा, सिलेक्शन सॉर्ट का हर केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। फर्स्ट वन इज इट इज अ रिक्वायर ऑक्सिलरी मेमोरी। बी क्या कहते हैं, इट इज अ नॉट स्केलेबल एंड सी इज इट इज यूज फॉर स्मॉल एरे एंड डी इज इट टेक लीनियर टाइम टू सॉर्ट द एलिमेंट। हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है इन प्लेस होता है, मीन्स आपको जितनी मेमोरी दी गई है वहां पे आपके एलिमेंट को सॉर्ट किया गया। बट यदि सिलेक्शन सॉर्ट में आपकी जो एरे साइज है या फिर आपकी जो एरे साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, देन आपको जो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उस टाइम पे सिलेक्शन सॉर्ट में डिक्रीज हो जाती है। यदि आपका लेंथ एरे का लेंथ या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में, देन आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स इसे रिक्वायर होता है एक एक्सिलरी मेमोरी का, ये इसका एक डिसएडवांटेज है।
ये हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है क्या करता है, एक पुअर इफिशियंसी प्रोवाइड करता है जब ये डील करता है एक ह्यूज लिस्ट ऑफ द आइटम। ये आपका 14 क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है। पहला क्या कहता है, एल्गोरिथम दैट यूज टैप और डिस्क ड्यूरिंग द सॉर्ट, and B is the algorithm that used mainly memory during the sort. C is the algorithm that involve swapping. D is the algorithm that are considered in place. पहला हमारा एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग मीन्स क्या, जब आप यदि आप एलिमेंट को यूज करने के लिए क्या आप यूज करते हैं, डिस्क और टैप यूज करते हैं, वो होता है आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग। मीन्स आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हैं, आप अपने एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हैं, दैट इज आर एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आप ये याद कर लीजिए। अब आता है हम इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में। एक्सटर्नल में हम क्या करते थे, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, एंड इंटरनल में हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी। आप अपने एलिमेंट को जब सॉर्ट कर रहे हैं देन आप क्या यूज करेंगे, मेन मेमोरी। यदि आप मेन मेमोरी का यूज कर रहे हैं मीन्स वो क्या है, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 इज व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में आपका वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बबल सॉर्ट में आपकी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये होती है बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में। 18 इज ए मर्ज सॉर्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्लीमेंट सॉर्टिंग। जो आपका मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम होता है किस टेक्निक का यूज करके अपने एलिमेंट को सॉर्ट करता है। फर्स्ट वन इज ए बैक ट्रैकिंग, बी इज ए ग्रिडी एल्गोरिदम, सी इज ए डिवाइड एंड कंक्योर, एंड डी इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड ई इज ए नन ऑफ दीज। वो क्या यूज करता है, हमारा जो मर्ज सॉर्ट होता है वो क्या यूज करता है, डिवाइड एंड कंक्योर। हमारी जो बाइनरी सर्च होते हैं वो भी क्या यूज करती है, डिवाइड एंड कंक्योर मेथड यूज करती है अपने एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। तो ये था आपका 18th क्वेश्चन। ये आपका है मर्ज सॉर्ट। यदि आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट दिया हुआ है, उस एरे में क्या है 38 है, 27 है, 43 एंड 10 है, देन आप क्या करते हैं, इस एलिमेंट को 20 से डिवाइड करते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे 38 आ जाएगा एंड 27 आएगा, राइट हैंड साइड पे 43 एंड 10 आ जाएगा। तो ये आपका एक एरे है एंड ये आपका सेकंड एरे बन जाता है। इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट को जब आप कंपेयर करते हैं सेकंड एरे से, या फिर जितने भी एलिमेंट है उससे कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे क्या पहले क्या आनी चाहिए, वैल्यू कम आनी चाहिए। तो 38 क्या है, वो ज्यादा है 27 से, देन ये शिफ्ट हो जाएगी ये साइड, देन आपको पर्टिकुलर क्या मिलेगा 27 एंड 38। एंड जब इस सेकंड एरे में जब कंपेयर होगी वैल्यू, जो 10 है वो कम होती है 43 से, ये क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, स्वैप हो रही है। तो ये आपको ये सेकंड एरे मिल जाता है। देन उसके बाद क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर एरे और ये एरे क्या हो गया, अब सॉर्ट हो गया, देन ये दोनों एरे क्या होंगे, मर्ज होंगे। मर्ज होने के बाद हमें जो सॉर्टिंग एलिमेंट है, में सॉर्टेड एलिमेंट है वो मिल जाएगा। देन ये इस पर्टिकुलर एरे में, फर्स्ट एरे में जो वैल्यू दी गई है वो इस सेकंड एरे से कंपेयर होगी। जो 27 है, 27 जब कंपेयर होगा हमारे पहले 10 से कंपेयर होगा। क्या 27 हमारा कम है 10 से, नहीं, देन हमारा 10 क्या आएगा, पहले आएगा, 10 जो वैल्यू होगी वो पहले आएगी। देन हमारा 27 कंपेयर करेगा इसके सेकंड वैल्यू से, क्या हमारा 43 कम है 27 से, नहीं है, देन हमारा जो 27 है वो इस प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद 38 की बात आती है। 38 कंपेयर करेगा हमारे इस एरे में कौन से 10 वैल्यू तो हमारी इंसर्ट हो गई है, देन हमारी 43 बची है। देन 38 जब कंपेयर करेगा 43 से, क्या वो कम है, जी हाँ कम है, देन वो खुद इंसर्ट हो जाएगा एंड लास्ट एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ आपको जो एलिमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, वो 10, 27, 38, 43, ये मीन्स ये सॉर्टेड एलिमेंट आपको मर्ज सॉर्ट के थ्रू मिल जाएगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एन लॉग एन। हर केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया, मर्ज सॉर्ट के हर केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी एन लॉग एन। अब आते हैं अपने 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज केस। जैसे कि हम जाते हैं मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिदम में, सब में क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम 20 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट। हमारा सिर्फ एक इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं था, वो कौन सा था, मर्ज सॉर्ट। हमने अभी पढ़ा, अपने अभी क्वेश्चन पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें दिया हुआ था हमारा कि सिर्फ हमारा मर्ज सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जो वो इन प्लेस नहीं है, इसे एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड होती है। मीन्स यदि हम इसमें अपने एलिमेंट को सॉर्ट करना चाहते हैं देन हम अलग से मेमोरी को यूज करते हैं। अब आते हैं अपने 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल एल्गोरिदम। कौन कौन से हमारे स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है, नहीं, हमारे जो बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, वो क्या था, हमारा स्टेबल है।
एंड कॉकटेल सॉर्ट भी क्या होता है हमारा स्टेबल है। कौन सा एल्गोरिदम स्टेबल नहीं था, वो था हमारा क्विकसॉर्ट। मैंने बोला था कि क्विकसॉर्ट आप याद कर लीजिएगा कि ये एक स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, ए क्या है हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट। इसमें से क्या बोल रहा है कि सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा है। फर्स्ट वन इज ए मर्ज सॉर्ट, बी इज ए क्विक सॉर्ट, सी इज ए इंसर्शन सॉर्ट, डी इज ए सेल सॉर्ट एंड ई इज ए नन ऑफ दीज। सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है हमारा क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है हमारा सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिदम है। तो अब चलिए चलते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे कि मोस्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यदि आपको याद नहीं है, हाँ यहाँ मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड किया है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल है, कौन सा इन प्लेस है, कौन सा आउट प्लेस है ये एल्गोरिदम। सो प्लीज आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। 23 क्या होता है, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। हमारे वर्स्ट केस में जो हमारी क्विकसॉर्ट होती है उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा n स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। वर्स्ट केस में हमारा जो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विकसॉर्ट का वो होता है n स्क्वायर। एंड जब हम बेस्ट केस एवरेज केस की बात करते हैं देन वहां पे हमारा n log n ये टाइम होता है आपका क्विकसॉर्ट का। तो आप याद करिएगा, इसमें बेसिकली वर्स्ट सॉर्ट का ही पूछा जाता है हमारे क्विकसॉर्ट में। अब आते हैं अपने हम 24 क्वेश्चन पे। Quicksort is the first one is the greedy algorithm, B is a divide and conquer algorithm, C is a dynamic programming, D is a backtracking and E is a none of this। हमारा जो Quicksort algorithm है वो क्या करता है, पार्टीशन करता है। पार्टीशन मेथड के थ्रू अपने एलिमेंट को सॉर्ट करता है। तो ये क्या करता है हमारा क्विकसॉर्ट में क्या करता है, डिवाइड करते हैं एंड कंक्योर करते हैं। देन पहले डिवाइड करेंगे देन कंक्योर करेंगे। तो यह मेथड यूज करते हैं हमारा क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम। और क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम क्या है हमारा सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 इज व्हाट, डेप्थ फॉर सर्च इज इक्विवेलेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सिंग इन बाइनरी सर्च। जो आपका डीएफएस है, डीएफएस ये हम किस में यूज करते हैं, ये हम ग्राफ में भी यूज करते हैं ये सर्चिंग, या फिर जब एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं बाइनरी ट्री में यूज करते हैं डेप्थ फॉर सर्च एंड ब्रीथ फॉर सर्च। एंड हम ग्राफ में भी जब ट्रेवर्स करते हैं तो डेप्थ फॉर ट्रैवर्सल एंड ब्रीथ फॉर ट्रैवर्सल यूज करते हैं हम ग्राफ में। तो इसमें बोला गया है कि जो डीएफएस है वो बाइनरी सर्च ट्रैवर्सल के किसके इक्विवेलेंट है। डीएफएस एंड बीएफएस बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, ग्राफ में यूज करते हैं। एंड जो हम ट्री में क्या यूज करते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड लेबल ऑर्डर या इन ऑर्डर, ये हम यूज करते हैं किसमें, बाइनरी ट्री में। बेसिकली हमारा जो बाइनरी ट्री है वो प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर एंड थर्ड इज ए इन ऑर्डर, ये तीनों हमारे ट्रैवर्सल किसके होते हैं, बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है हमारा कि डीएफएस किसके इक्विवेलेंट होता है, क्या वो प्री ऑर्डर के इक्विवेलेंट होता है या पोस्ट ऑर्डर के या लेवल ऑर्डर या हमारा इन ऑर्डर। डीएफएस हमारा बेसिकली क्या होता है, डीएफएस में यदि हम, ये आपका ट्री है, ये पर्टिकुलर ट्री है, तो डीएफएस में फर्स्ट नोड को विजिट करेगा, देन उसके बाद ये इसके राइट में जाएगा, देन इसके राइट में जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि इस पर्टिकुलर नोड पे है देन उस नोड के जितना भी लेंथ है उसके डेप्थ तक जाएगा। तो हमारा डीएफएस क्या करता है, डेप्थ तक जाता है। तो यदि हम प्री ऑर्डर को क्या यूज करते हैं, क्या वो डेप्थ तक जाता है। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट होता है, देन लेफ्ट होता है, देन राइट होता है। इस पर्टिकुलर हम रूट पे ट्रैवर्सल किए, ये हमारा हो गया रूट। प्री ऑर्डर में यहाँ पे ट्रैवर्सल किए, ये हो गया हमारा रूट। देन रूट के बाद लेफ्ट में जाएंगे, ये है इस रूट का लेफ्ट, ये है इस रूट का लेफ्ट, ये है, बट ये पर्टिकुलर नोड क्या है, ये एक रूट है। देन यहाँ पे ट्रैवर्सल करेंगे, देन उसके बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। ये रूट हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्री ऑर्डर में भी क्या हो रहा है, डेप्थ तक जा रहा है। यहाँ पे भी क्या, प्री ऑर्डर में भी क्या हो रहा है, डेप्थ तक जा रहा है। रूट को ट्रैवर्सल करेगा, देन हम राइट को ट्रैवर्सल करेंगे। तो हमारा जो डीएफएस हो गया और प्री ऑर्डर हो गया वो इक्विवेलेंट होता है। अब आते हैं अपने 26 क्वेश्चन पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीएफएस। यदि वी वर्टेक्स एंड ई एज है देन आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा और डीएफएस का वो क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वर्टेक्स प्लस एज, ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स प्लस एज, डीएफएस की ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब आते हैं अपने 27 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। इनमें से कौन सा डीएफएस का एप्लीकेशन नहीं है। फर्स्ट वन इज ए जनरेटेड टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ, ये आपका एप्लीकेशन है डीएफएस का। बी इज ए फॉर जनरेटिंग ए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ए डिटेक्टेड ग्राफ, ये भी आपका डीएफएस है। एंड सी इज ए डिटेक्टिंग साइकिल
इन ग्राफ, यदि आप वो ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना चाहते हैं देन आप डीएफएस यूज करते हैं। डी इज ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क मींस व्हाट, ये लेवल टू लेवल की बात करता है। तो ये डीएफएस यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, बीएफएस। यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम यूज होगा, तो यहाँ पे हम डीएफएस यूज नहीं करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क में। 27 का राइट आंसर हमारा क्या है, डी। अब आते हैं अपने 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सिंग इन बाइनरी ट्री इज सिमिलर टू द डीएफएस। अभी मैंने क्या बात किया, ये हमारा प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर एंड डीएफएस क्या होता है, प्री ऑर्डर इक्विवेलेंट होता है डीएफएस के, ये इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्री ऑर्डर में जब ट्रैवर्सल करेंगे तो आप ट्री के डेप्थ तक जाएंगे, एंड डीएफएस भी क्या करता है, उस नोड का जो पर्टिकुलर लेंथ है उसके लास्ट तक जाता है डीएफएस। तो हमारा डीएफएस एंड प्री ऑर्डर क्या है, सेम है। अब आते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ डीएफएस इन ए बाइनरी ट्री। डीएफएस में बेसिकली हम क्या करते हैं, डेप्थ तक जाते हैं। में से इस यदि हम इस पर्टिकुलर इस नोड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, देन उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे, देन उसका क्या है 2 विजिट करेंगे, देन इसके लेफ्ट में जाएंगे 4 विजिट करेंगे। मीन्स पहले क्या विजिट हुआ 1 2 4, एंड देन उसके बाद क्या विजिट होगा हमारा 5, एंड लास्ट में हमारी वैल्यू क्या आएगी 3। ये होता है आपका डीएफएस। मीन्स आप लास्ट तक वैल्यू जब आप कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद बैक ट्रैकिंग करते हैं, देन उसके बाद जो राइट वैल्यू है उसे क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे। ये आपका किसमें होता है, ये आपका होता है प्री ऑर्डर में। जैसे कि मैंने बताया प्री ऑर्डर एंड डीएफएस क्या होता है, सेम होता है। तो आपका एलिमेंट आया है 1 2 4 5 3, तो ये किसका है, बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 30 क्वेश्चन पे। 30 से चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डीएफएस एंड बीएफएस। फर्स्ट वन इज द बीएफएस इज इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। जो आपका बीएफएस होता है वो क्या होता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होता है। बीएफएस में आप क्या ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, एक डेप्थ तक नहीं जाते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल को ट्रैवर्स करेंगे, देन इस पर्टिकुलर लेवल को ट्रैवर्स करेंगे, देन इसके बाद थर्ड को। तो इस वे में हर लेवल पे जितने जितने एलिमेंट है सबको ट्रैवर्स करके देन नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं बीएफएस में। तो फर्स्ट वन इज राइट। एंड डीएफएस क्या है, पोस्ट ऑर्डर जो होता है हमारा ट्री में उसके इक्विवेलेंट होता है। ये है हमारा गलत, क्योंकि डीएफएस किसके इक्विवेलेंट होता है, प्री ऑर्डर। हमारा जो प्री ऑर्डर होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। सी क्या बोलता है, डीएफएस एंड बीएफएस कोड इज सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका हमारा डीएफएस एंड बीएफएस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है सेम। अब आते हैं हम डी में, बीएफएस इज इम्प्लीमेंट यूजिंग क्यू। हमारा जो बीएफएस होता है, मैंने इसके पहले भी जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी मैंने बताया कि जो बीएफएस एंड डीएफएस कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। हमारा बीएफएस किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है आपके क्यू के। एंड डीएफएस किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके। अब आते हैं अपने 31 क्वेश्चन पे। 31 इज कंसीडर ए कंप्लीट ग्राफ जी फॉर वर्टेक्स एंड जी हैज ये स्पैनिंग ट्री। यदि आपके पास पर्टिकुलर ग्राफ है, वर्टेक्स होता है आपका एज होता है, उस पर्टिकुलर ग्राफ में आपका जो वर्टेक्स है वो 4 है। यदि आपका वर्टेक्स 4 का कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें पूछा गया है कि कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका, यदि आपको ग्राफ दिया है, कंप्लीट ग्राफ दिया है, उस पर्टिकुलर ग्राफ में देखेंगे आप कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है या एन नंबर ऑफ यदि वर्टेक्स है, देन आपका जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो n⁻n-2 ये आपका बनेगा स्पैनिंग ट्री। अब आते हैं हम वैल्यू रखते हैं 4 इक्वल टू 4 मीन्स 60 स्पैनिंग ट्री बनेगी। यदि ये वर्टेक्स 4 की कंप्लीट ग्राफ आपको दिया हुआ है तो आपको स्पैनिंग ट्री जो बनेगा वो कितना बनेगा, 16 बनेगा। अब आते हैं अपने 32 पे। 32 इज ए ट्रैवर्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन सॉल्व यूजिंग। यदि आप ट्रैवर्सिंग सेल्समैन एक प्रॉब्लम होता है उसको किसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन इज क्या आप स्पैनिंग ट्री को थ्रू सॉल्व करते हैं, मिनिमल स्पैनिंग के थ्रू, या फिर सी इज ए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, डी डीएफएस ट्रैवर्सल। तो आप ट्रेवलिंग सेल्समैन जो प्रॉब्लम होता है वो किसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है कि आप जब एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना चाहते हैं, मीन्स एक कॉस्ट उसकी कम से कम हो, देन वहां पे आप क्या यूज करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आते हैं अपने 33 क्वेश्चन पे। 33 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ। इनमें से कौन सा एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम एमएसट्री जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसे फाइंड नहीं करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा ब्रोका एल्गोरिदम होता है, प्रिज्म एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम, ये सारे एल्गोरिदम हमारे किसके लिए यूज होते हैं, एमएसट्री के लिए यूज होते हैं। मीन्स आपको जो पर्टिकुलर ग्राफ दिया होगा
उस वो पाथ को फॉलो करेगा जिसका जो कॉस्ट होगा वो सबसे ज्यादा कम होगा, उस पाथ को वो फॉलो करेगा। ये होता है आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये हमारे ब्रोका, हमारे प्रिज्म एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम के थ्रू हम एमएसटी को फाइंड करते हैं, बट हमारा जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है इसके थ्रू हम क्या एमएसटी को फाइंड नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम हमारा क्या होता है, इसे यूज किया जाता है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑल अदर वर्टेक्स। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में हम क्यों यूज करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए फ्रॉम ए सिंगल सोर्स टू ऑल अदर वर्टेक्स। ये आपका क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है। अब आते हैं अपने 34 क्वेश्चन पे, क्रुस्कल एल्गोरिदम यूज्ड इन। अभी मैंने पढ़ा जो क्रुस्कल एल्गोरिदम किसके लिए यूज है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर पाथ है वो उसकी जो कॉस्ट हो सबसे ज्यादा कम हो, उसके लिए हम क्रुस्कल प्रिज्म एल्गोरिदम यूज करते हैं। अब आते हैं अपने 34 पे, क्रुस्कल एल्गोरिदम इज क्या ये डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिदम है, बी इज ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है, सी इज ए ग्रीडी एल्गोरिदम है, या फिर अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम। जो हमारा क्रुस्कल एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम होता है। ग्रीडी एल्गोरिदम के थ्रू हम कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम। एंड 01 नैपसैक प्रॉब्लम हम क्या कहाँ सॉल्व करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे क्या, जो हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। एंड थर्ड है हमारा फ्लाइड वर्सल, फ्लाइड वर्सल। ये क्या होता है, हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होती है। एंड हमारी जो ग्रीडी होती है नैपसैक प्रॉब्लम। एंड सेकंड इज हमारा हो गया एमएसटी। एंड थर्ड इज हमारा ऑप्टिमल मर्ज पाथ। ये सारे प्रॉब्लम हम ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं। 01 नैपसैक प्रॉब्लम हो गया, बेलमैन फोर्ड, फ्लैट वर्सल, ये सारे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है, हमारा ग्रीडी एल्गोरिदम है। अब आते हैं अपने 36 पे, कंसीडर द गिवन ग्राफ। ये आपको पर्टिकुलर ग्राफ दिया गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम। इसमें से पूछा गया है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। यदि आप क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करते हैं तो आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बनती है उसके बाद जो वेट आता है वो क्या होता है, इसमें पूछा गया है। तो हम क्रुस्कल में क्या करते हैं, जिस एज का वेट सबसे कम है पहले हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इस ग्राफ में ये सबसे कम वेट किसका है, ए सी का है, एंड देन बी एफ का है, ए सी एंड देन बी एफ। यहाँ पे पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं, मीन्स जिसका कॉस्ट कम है उस एज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेकंड क्या होता है, हर जो वर्टेक्स होगा, हर वर्टेक्स क्या होगा, कनेक्ट होगा। हर वर्टेक्स मीन्स हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कनेक्टेड होगा। एंड उस ग्राफ में हमें साइकिल नहीं बननी चाहिए। क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आपको जो ग्राफ दिया गया है वहां से आप क्या करें, पहले सेलेक्ट करें कि किसका सबसे कम वेट दिया है। एंड देन सिलेक्ट करते टाइम ये देखें कि उस पर्टिकुलर ग्राफ से आपको मीन्स साइकिल ना बने। एंड थर्ड क्या है कि हमारा जो ग्राफ एमएसटी जो बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमने ए सी एंड बी एफ ये एज सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद कम एज का क्या आता है हमारा, सी एंड एफ 4, इसे हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। हमें यहाँ पे सारे वर्टेक्स को कवर करना है। उसके बाद हमारा ये कनेक्ट हो गया है। देन उसके बाद सबसे कम किसका ये है, ये पर्टिकुलर एफ डी का है, एफ डी। हम जब कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि पर्टिकुलर एज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्या हम साइकिल तो नहीं बन रही। यदि साइकिल बन रही है तो उस पर्टिकुलर एज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे या फिर उस वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। एंड देन 2 हो गया, 4, देन उसके बाद क्या आता है 6। यदि हम 6 को यदि हम ले लेते हैं, ये हमारा जो 6 है यदि हम उसे ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे साइकिल बन जाता है, तो हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम ई वर्टेक्स को अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमें ई वर्टेक्स एक्सप्लोर करना ही है। या हम उसे एफ के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर डी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बट सबसे कम कॉस्ट किसका है, डी ई को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो देन हमें क्या मिलता है, सबसे कम कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे हम क्या कितना यहाँ पे वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे वर्टेक्स आपका क्या है, सेम है, और ग्राफ क्या है आपका, कनेक्टेड है, नहीं है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एमएसटी। अब इसका कॉस्ट देखते हैं, 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 एंड +7 +12 +7 ये क्या आता है आपका 90। तो आपका राइट आंसर क्या है, 90 इज राइट आंसर। ये आपका क्या है, एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आते हैं अपने 37 क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रुस्कल एल्गोरिथम। जो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्रुस्कल एल्गोरिथम की वो क्या होती है, E log E।
अब आते हैं हम 38 क्वेश्चन पे। 38 क्या होता है? डिजिस्टर एल्गोरिदम इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। डिजिस्टर एल्गोरिदम जो होता है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? जो हमारा डिजिस्टर एल्गोरिदम होता है उसे आप याद कर लीजिएगा कि वो सिंगल सोर्स पाथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड दूसरा एल्गोरिदम कौन सा आता है? दूसरा एल्गोरिदम हम यूज करते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम भी क्या होता है? वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में क्या एक्स्ट्रा है कि वो यदि आपका जो ग्राफ है उसमें आपका नेगेटिव कॉस्ट है, देन वहां पे हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम वर्क कर सकता है, बट डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम नेगेटिव वेट ऑफ ग्राफ पे वर्क नहीं करता। तो ये दोनों में अंतर है। अब आते हैं अपने 39 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंट डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम? मीन्स अब यदि आप डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? तो हम किसका यूज करते हैं? मीन प्रायोरिटी क्यू। मीन प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम। अब आते हैं अपने 40 क्वेश्चन। 40 इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम? डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब आते हैं अपने 41 पे। डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन। किसमें अप्लाई नहीं होगा हमारा डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम? मीन्स किस ग्राफ पे हम यूज नहीं कर सकते हम डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम? फर्स्ट वन से डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। बी इज ए ग्राफ हैविंग ए नेगेटिव वेट फंक्शन। बी इज ए राइट आंसर। यदि आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट दिया हुआ है, डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम है, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। देन आप क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम तब आप यूज करते हैं। ये बेलमैन फोर्ड एंड डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आते हैं अपने 42 पे। व्हाट इज द रनिंग टाइम डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम यूजिंग ए मिन हिप मेथड? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि अब जैसे कि डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम का मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताया? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि आप बाइनरी मीन हीप मेथड का यूज करते हैं जब डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम में, देन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? यदि आप बाइनरी मीन हीप मेथड का यूज करते हैं डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम में, देन आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ई लॉग वी। ई लॉग वी मीन्स एन लॉग एन। यदि आपके ऑप्शन में एन लॉग एन है दिया है, देन ये आपका राइट आंसर होता है। यदि एज एंड वर्टेक्स के फॉर्म में दिया है, देन ये आपका राइट आंसर होगा ई लॉग वी। इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिजिटल एल्गोरिदम की यदि आप यूज करते हैं क्या? बाइनरी मीन हीप को। अब आते हैं अपने 43 पे। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम किसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? तो किसका करता है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का। डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 44 पे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? क्या होती है? अभी मैंने उसमें बताया कि हमारे ग्रिडी में क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। देन यहाँ पे भी क्या होगा हमारा? वर्टेक्स वी एंड ई। ये हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। वी एंड ई के फॉर्म में दिया है, वेज वर्टेक्स एंड एज के फॉर्म में दिया है। देन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? ऑर्डर ऑफ वी इंटू ई। तो आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं 45 पे। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड फॉर। हमारा बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है वो किस पे अप्लाई होगा? फर्स्ट इज अनडायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ। बी इज अनडायरेक्टेड एंड अनवेटेड ग्राफ। सी इज डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ एंड डी इज ऑल डिटेक्टेड ग्राफ एंड ई इज नन ऑफ दिस। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम हम डायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ पे यूज करते हैं। मीन्स आपका जो ग्राफ दिया है उसके पास एक डायरेक्टेड मीन्स एज हो, जो आपका एज हो, एज में क्या हो? डायरेक्शन हो। तो उस ग्राफ में, इस पर्टिकुलर ग्राफ में और हर एज में क्या हो? एक कॉस्ट दिया हो, मीन्स वेटेड ग्राफ हो, एंड आपका जो ग्राफ हो वो डायरेक्टेड हो। देन वहां पे अप्लाइड होता है क्या? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। अब आते हैं अपने 46 क्वेश्चन पे। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम एग्जांपल फॉर। क्या वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है या ग्रीडी एल्गोरिथम है या लीनियर प्रोग्रामिंग या सी इज ए ब्रांच एंड बाउंडिंग? जो आपका भी मैंने इसके पहले बताया था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्या क्या सॉल्व होता है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हो गया, फ्लाइट वर्सल एल्गोरिथम हो गया, एंड जीरो एंड नैपसैक प्रॉब्लम के थ्रू क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही एग्जाम्पल है हमारा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या क्या एग्जाम्पल है अब एक बार देख लीजिएगा। पहला क्या है हमारा? बेलमैन फोर्ड हो गया, फ्लैट वर्सल होगा, जीरो वन नैपसैक प्रॉब्लम हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपने 47 पे। ये क्या है हमारा? फ्लैट वर्सल एल्गोरिथम इज यूज फॉर द सॉल्विंग। जो हमारा फ्लैट वर्सल एल्गोरिथम है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्लैट वर्सल एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं? वो फर्स्ट वन इज ए पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, बी इज ए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, सी इज ए नेटवर्क
फ्लो प्रॉब्लम, डी इज द सॉर्टिंग प्रॉब्लम। फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम के थ्रू हम सॉल्व करते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने हुआ दिन हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताया डिजिक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। आई होप आपको याद हो गया हो। अब हम आते हैं अपने 48 क्वेश्चन पे। फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम कैन बी अप्लाइड ऑन, फ्लैट वर्सल जो एल्गोरिदम है वो किस पे अप्लाइड होता है। फर्स्ट वन इज अनडायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, सी इज अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड सी हमारा सी क्या डायरेक्टेड ग्राफ, एंड डी इज एसाइक्लिक ग्राफ। जो हमारा फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम है वो अप्लाइड होता है हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ। आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो डायरेक्टेड होना चाहिए। अब आते हैं अपने 49 पे। व्हाट इज रनिंग टाइम ऑफ फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया था। तो फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्या होता है, थीटा वी स्क्वायर, मीन्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग। फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम होता है हम किस लिए यूज करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। क्या सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, बी इज ए टोपोलॉजिकल सॉर्ट, सी इज ए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एंड डी इज ए ट्रांजिस्टिव क्लोजर, एंड ई इज नन ऑफ दीज। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए डिजिक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एंड प्रिज्म एल्गोरिदम। ये हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएफएस यूज करते हैं। और जो है फ्लैट वर्सल एल्गोरिदम है उसे यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द ट्रांजिस्टिव क्लोजर। डी इज द राइट आंसर। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा, आपके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व मिलेंगे। हर सब यहाँ पे आपके एल्गोरिदम में जितने भी टॉपिक है सबके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।